नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी 2024 से पहले शक्ति प्रदर्शन की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का दावा कर रही है, तो लगातार 2 बार से मात खा रहा विपक्ष इस बार डू और डाई की सिचुएशन में है। विपक्ष को एड़ी चोटी का जोर लगाते देखकर बीजेपी ने भी अपने गठबंधन दलों का कुनबा बढ़ाने पर गंभीरता से कदम उठाया। दोनों खेमों के बीच अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की पुरजोर कोशिश का ही नतीजा है कि विपक्ष ने जहां बेंगलुरु में पटना मीटिंग से आगे का खाका खींचा, तो बीजेपी ने भी देश की राजधानी दिल्ली में 38 दलों के साथ अपने बढ़ते कुनबे का प्रदर्शन किया। इसी के इर्द गिर्द हमारा आज का कार्यक्रम रहने वाला है, जिससे जुड़े कुछ सवाल जो जहन में आते हैं। सबसे पहला सवाल ये, महागठबंधन की बैठक से क्या निकला? विपक्ष की बैठक में कितने दल पहुंचे? इन सियासी दलों की लोकसभा में क्या ताकत है? एनडीए की बैठक में क्या खास हुआ? लोकसभा में एनडीए की क्या स्थिति है? एनडीए की बैठक में कितने दल शामिल हुए? कुछ ऐसे ही सवाल जिन पर आज हमारी नजर रहने वाली है, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शह और मात का खेल अभी से शुरू हो चुका है। पता नहीं यह संयोग है या सियासी योजना का हिस्सा। जब बेंगलुरु में विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की रणनीति बना रहे थे, तो ठीक उसी दिन एनडीए गठबंधन 2024 के चुनाव में सत्ता की हैट्रिक के लिए दिल्ली में बैठक कर रहा था। राज की बात यह कि विपक्षी दलों की बेंगलुरु में चल रही बैठक में तय हुआ कि अब उनके गुट का नाम यूपीए नहीं, इंडिया होगा। इंडिया का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। विपक्ष की बैठक में और क्या कुछ खास हुआ, जानने के लिए आपको देखनी चाहिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। कश्मकश और अनिश्चितताओं के बीच भी विपक्षी दलों की बैठक तय समय पर हुई। यही विपक्षी एकता की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को कम से कम इस राउंड में आश्वस्त करने के लिए काफी थी। 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विपक्षी दलों की एकता सुनिश्चित करने के मकसद से बुलाई गई ये दूसरी बैठक थी। इस बार विपक्ष का ये जमावड़ा बेंगलुरु में हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मेजबानी में नया विपक्षी मोर्चा बन चुका है। महागठबंधन के नए नाम पर भी आखिरकार सहमति बन गई। महागठबंधन का नाम अब इंडिया होगा। इंडिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। महागठबंधन की अगली बैठक मुंबई में होगी। 2024 चुनाव के लिए दिल्ली में बनेगा इंडिया का सचिवालय। बैठक के बाद सभी विपक्षी नेताओं ने साझा रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक सुर में कहा कि इंडिया जीतेगा। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी।
और हमने निर्णय लिया है, सब ने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। सेव द पीपुल ऑफ इंडिया, सेव इंडिया, इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, ऑपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। तानाशाही के खिलाफ जनता इकट्ठा हो रही है। खरगे साहब, आपने तो हमारे अलायंस का नाम बता दिया, लेकिन मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ। काबिल गौर है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को कड़ी चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने दूसरी बैठक बेंगलुरु में की। इससे पहले 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी। करीब 4 घंटे चली इस मीटिंग में चुनावी रणनीति, गठबंधन का नाम, सीट बंटवारे जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुना आपने विपक्ष के नेताओं को। 2024 की चुनावी तैयारी में यह बिल्कुल महाभारत जैसा सीन लगता है, जिसमें कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले यह गिना जा रहा है कि किस पाले में कौन है, क्या रणनीति होगी, कैसे व्यूह रचना होगी। लेकिन यह जानना सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि विपक्ष के दावों में कितना दम है, लोकसभा में विपक्ष की सियासी ताकत क्या है। राज की बात यह कि विपक्ष कुनबा अब 24 दलों का हो चुका है। पेश है ये रिपोर्ट। साल 2024 देश के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इस साल में लोकसभा का चुनाव होना है। सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार एक ओर जहां पूरी ताकत के साथ अपनी कुर्सी को जमाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष उसकी कुर्सी हथियाने की रणनीति बनाने में जुटा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस साल के अंत में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। यही वजह है कि देश के सभी राजनीतिक दल रेस में हैं। बेंगलुरु में मोदी विरोधी महागठबंधन की दूसरी बैठक के लिए तमाम विपक्षी नेता रथियों महारथियों की तरह पहुंचे। विपक्ष में जोश भी भरपूर दिखा, क्योंकि पटना में सिर्फ 15 पार्टियां जमा हुई थी, जबकि बेंगलुरु में 26 इकट्ठी हुई। अब इन 26 दलों की लोकसभा में क्या स्थिति है, इससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। टीएमसी 22, सीपीआई 2, सीपीएम 3, कांग्रेस 52, एनसीपी 5, एएपी 1, एआईएफबी 0, अपना दल के 0, एमएमके 0, डीएमके 23, आईयूएमएल 2, जेडीयू 16, एनसी 3, पीडीपी 0, जेएमएम 1, केरला कांग्रेस M 1,
केरला कांग्रेस 0, KMDK 0, RLD 0, RSP 1, शिवसेना UBT 0, SP 5, RJD 0, MDMK 0, CPIML 0, VCK 1। काबिल गौर है कि इससे पहले पटना में 23 जून को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मेजबानी में विपक्षी दलों के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में 15 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया था। इस बैठक का मकसद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के खिलाफ लोकसभा चुनाव से पहले दमदार विपक्ष तैयार करना था। अब इन दोनों बैठकों के बाद क्या सही मायने में विपक्ष एकजुट हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी मोर्चे की पहली बैठक पटना और दूसरी बेंगलुरु में हुई। गठबंधन का नाम दिया गया इंडिया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन 2024 में बीजेपी नित एनडीए को मात दे पाएगा? क्या देश की आवाम ऐसे दलों के गठबंधन को स्वीकार कर पाएगी जिसमें हर दल की चाह प्रधानमंत्री की कुर्सी है? आखिर क्यों ये सवाल उठ रहे हैं? राज की बात में महागठबंधन पेश है इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। मिशन 2024 से पहले पटना और अब बेंगलुरु में इकट्ठा हुए 26 दलों की ये दूसरी बैठक थी। उम्मीद थी कि बैठक में कुछ बड़े फैसले निकलकर सामने आएंगे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि यह बैठक देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए है, लिहाजा सभी विपक्षी राजनीतिक दल एक साथ आए हैं और 2024 में सरकार बनाएंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ वक्त और माह बाकी हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ चुनावी रण में संयुक्त मोर्चे की रफ्तार और एकता पर संशय बरकरार है। सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और अपनी पकड़ और पहुंच। इकलौती कांग्रेस को छोड़ दें तो शायद ही किसी दल की अपने राज्य से बाहर कोई जनाधार या वजूद है। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या गठबंधन 2024 में कुछ करामात कर पाएगा? खैर, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल तो टीएमसी कह रही है चल के इंडिया, कांग्रेस कह रही है इंडिया जीतेगा। अरे भाई, इंडिया तो हमेशा विजयी ही रहा है। अपनी बताएं, क्या रहेंगे मुद्दे और कौन होगा चेहरा? फिलहाल तो महागठबंधन को देखकर यही लगता है कि एक अनार 100 बीमार, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है और चाहत बैठक में शामिल हर चेहरे की है। अब चलिए ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विपक्षी दलों की इस महाबैठक पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत नेतृत्व से होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के साथ सीधे मुकाबले में विपक्ष को एकजुट होकर लड़ने के लिए एक चेहरे की जरूरत है, जो फिलहाल बैठक में नजर नहीं आता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जाहिर तौर पर राहुल गांधी की छवि थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उनकी यात्रा कोई ठोस राजनीतिक संदेश देने में नाकाम रही है। ऐसे में देश की आवाम जब देखेगी कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन, तो ऐसे में राहुल गांधी के नाम पर क्या विपक्ष भी मोहर लगा पाएगा? ये यक्ष प्रश्न जरूर विपक्षी दलों के सामने खड़ा होगा। दूसरा, भले ही ये काल्पनिक बीजेपी विरोधी गठबंधन किसी को भी अपने नेता के रूप में पेश किए बिना लड़ने का फैसला कर ले, लेकिन उनके साझा एजेंडे में मोदी हटाओ के अलावा कोई ठोस एजेंडा नजर नहीं आता। विपक्ष के पास मोदी सरकार के खिलाफ कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिसमें पुख्ता तौर पर वो ये कह सकें कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि देश की जनता जनार्दन लोकतंत्र के महापर्व पर यह मूल्यांकन जरूर करेगी कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है, चाहे बात आंतरिक सुरक्षा की हो या फिर बाह्य सुरक्षा की। 26 दलों की इस महाबैठक को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने बखूबी किया, लेकिन क्या उनके माथे पर से पलटू चाचा का तमगा हट जाएगा? क्या उनके नाम पर विपक्ष एक मत हो पाएगा? क्योंकि ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनके अपने राग हैं। कमोबेश सभी विपक्षी दल जिनका कुछ रसूख है, वो अपने राज्य के प्रतिद्वंदी को भला कैसे प्रधानमंत्री पद के तौर पर देख सकता है? पूर्वांचल में कहावत है, खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब। कहने का भाव है कि मैं नहीं तो कोई और नहीं। ऐसे में कैसे उम्मीद की जाए कि महागठबंधन सफल हो पाएगा, खासकर तब जब राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की पार्टी पहले ही दो फाड़ हो गई है। वहीं शिवसेना भी दो हिस्से में बंट चुकी है और अब कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू के दल की भी हालत खस्ता ही है। आपको बता दें कि 2014 से पहले लोगों ने लगभग यही निष्कर्ष निकाल लिया था कि भारत में बहुदलीय लोकतंत्र ही रहेगा, जो कि विफल रहा।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष के तमाम दावे और आंकड़े धरे के धरे रह गए। यानी अब लोग चाहते हैं कि देश में सशक्त सरकार हो। एक और कारण जो विपक्षी मोर्चे पर सवाल खड़ा करते हैं वो है एकजुट विपक्ष का विचार, जो महज दिखावा लगता है, क्योंकि आंतरिक विरोधाभास साफ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार और केसीआर तक ज्यादातर दल कांग्रेस से ही अलग हुए दल हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को बिग ब्रदर के रूप में ये दल स्वीकार कर पाएंगे? वहीं क्या कांग्रेस नए सहयोगियों को समायोजित करने के लिए अपने आंतरिक समीकरण बिगाड़ेगी? आपको बता दें कि वर्तमान में जिस तरह से बीजेपी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिस सोच, रणनीति और विचारधारा पर काम कर रही है, वहां कोई और दल पहुंचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुनिए राजनीतिक विश्लेषक गुरमीत सिंह ने क्या कहा। इसके टिकाऊ होने के रास्ते में जाहिर सी बात है कि जो महत्वाकांक्षा है नेताओं की, वो एक बड़ी चुनौती रहेगी। ममता बनर्जी के अपने राजनीति करने का तरीका है, नीतीश कुमार का अपना तरीका है, अरविंद केजरीवाल का अपना तरीका है, तो इस तरह से बहुत सारे अखिलेश यादव का अपना तरीका है। तो ये सारे लोग आएंगे इकट्ठे और उसमें वो किस तरह से, लेकिन उन सबको अब ये समझ में आ गया है कि अगर वो नहीं भी इकट्ठे आएंगे तो फिर भी उनके लिए कोई राजनीति में बहुत ज़्यादा विकल्प बचते नहीं। जिस तरह से अगर वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा कायम किया है, यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वो पहले नहीं थे, तो और कांग्रेस भी इस बात के लिए लगभग तैयार लगती है। महत्वाकांक्षा कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि राहुल गांधी की तो लगती ही नहीं कोई महत्वाकांक्षा। दूसरा, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अलग अलग नेता हैं, लेकिन इस समय फिलहाल सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो नीतीश कुमार जो है वो जरूर अपने लिए कुछ अवसर देख रहे होंगे, एटलीस्ट दावेदारी तो रख ही सकते हैं। और मुख्यमंत्री वैसे भी वो इतना ज्यादा रह लिए कि शायद बोर भी हो गए होंगे मुख्यमंत्री रह के। ये सच है कि एक साथ हाथ उठाने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भर से बीजेपी को हरा पाना फिलहाल तो संभव नजर आता नहीं। एक बात ये भी तय है कि विपक्ष के एक होते ही नरेंद्र मोदी के प्रहार विपक्ष पर और गहरे हो जाएंगे, जिसकी बानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहते हैं। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। एक कवि महाशय ने अवधी में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखी गई कविता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर यह बड़ा फिट बैठता है। गायित कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है और माल कुछ है। यानी गाना कोई और गाया जा रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और है। बहरहाल एक बात तो तय है कि 2024 का राजनीतिक रण बड़ा ही दिलचस्प होगा। एक तरफ एनडीए होगी जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा होगा, और दूसरी तरफ एक ऐसे महागठबंधन जिसके 2 दलों में दूसरी बैठक से पहले ही फूट पड़ चुकी है। और लोकसभा की बिगुल भेदी बजने से पहले और कितने टूटेंगे, कितने बिगड़ेंगे, ये किसी को नहीं मालूम। अब देखना होगा कि देश की सम्मानित जनता किसे अपना मुस्तकबिल चुनती है, विपक्ष नीत महागठबंधन को या फिर मोदी के नेतृत्व में देश में फिर एक बार बनती है मोदी सरकार। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी दलों की बैठक के जवाब में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने भी अपने सहयोगी दल की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम दलों को आने का न्योता दिया गया। राज की बात यह कि इस बार बीजेपी के साथ कई ऐसे दल भी एनडीए की बैठक में शामिल हुए जो इससे पहले उनका हिस्सा नहीं थे। एनडीए की बैठक में क्या कुछ निकला, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक ओर जहां विपक्ष के 26 दलों की 2 दिवसीय बैठक बेंगलुरु में हुई, वहीं इसके जवाब में एनडीए के 38 घटक दलों का जमावड़ा आज दिल्ली में बखूबी देखने को मिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में भाग लेने पहुंचे। मीटिंग में हिस्सा लेने से पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, हमारा गठबंधन समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला गठबंधन है, जो राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। खास बात यह है कि अपने मौजूदा गठबंधन सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी ने कई नए और कुछ पूर्व सहयोगियों को भी एक साथ लाने के लिए निमंत्रण दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी अपने मौजूदा सहयोगियों के साथ रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है और पूर्व सहयोगियों के साथ रिश्तों को सुधारना चाहती है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। राज की बात ये कि इंडिया और एनडीए दोनों ही गठबंधन में कई दल ऐसे हैं जिनकी लोकसभा में कोई सीटें नहीं, कोई आधार नहीं। अब महागठबंधन का सियासी वजूद क्या है, इससे तो हम आपको पहले ही रूबरू करवा चुके हैं। अब एनडीए की लोकसभा में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बीच दिल्ली में एनडीए ने भी बैठक बुलाई। बीजेपी की तरफ से बुलाई गई बैठक में इस बार कई नए दल भी शामिल होने जा रहे हैं। वहीं दशकों तक बीजेपी का साथ निभाने वाले कुछ दल अब बीजेपी के साथ नहीं हैं। अब आपको उन नई पार्टियों के नाम गिनवाते हैं जो इस बार एनडीए की बैठक का हिस्सा बने हैं। चिराग पासवान एलजेपी-आर, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, अजीत पवार एनसीपी, अजीत गुट, मुकेश साहनी वीआईपी, ओम प्रकाश राजभर सुभासपा। चलिए अब आपको लोकसभा में एनडीए की स्थिति की भी जानकारी देते हैं। बीजेपी 301, शिवसेना शिंदे 13, एलजेपी 6, शिरोमणि अकाली दल 2, अपना दल एस 2, अन्य 9। काबिल गौर है कि एनडीए की 38 पार्टियों में से 13 पार्टियां ऐसी हैं जिनके लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। एनडीए में शामिल हुए दलों की संख्या विपक्ष की बैठक में शामिल पार्टियों की संख्या से 12 ज्यादा है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें इंडिया और एनडीए दोनों दलों के जो नेता है वो एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। ये रिपोर्ट देखें। 2024 का चुनाव नजदीक है और अब तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक दूसरे से ज्यादा दिखने की होड़ लगी है। इसी कड़ी में जहां एक और बेंगलुरु में महागठबंधन की बैठक हुई तो वहीं दिल्ली में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने महागठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई नेता नहीं है, देश को लूटने वाले लोग इकट्ठा हुए हैं। भानुमती दा कुनबा है यूपीए, जिहड़ा ना कोई नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। बनन तो पहले ही विखर रहा। हर बैठक च सो कॉल्ड उन्होंने जिहड़े दोस्त ने घट रहे, क्योंकि भ्रष्टाचारी परिवारवादी देश नूं तोड़न वाले, देश नूं लुटन वाले लोग इकट्ठे हुए ने और कह रहे ने मोदी हटाओ। पर पूरा देश की 130 करोड़ जनता चाहती है कि मोदी जी फिर आओ, तीसरी बार सरकार बनाओ और तगड़ी सरकार तीसरी बार बने, ताकि देश के अंदर जो गरीबों के लिए मोदी जी ने पहली और दूसरी सरकार में किया है वो ही काम हो अगे वध के तीजी बारी भी करन और देश के गरीब का जीवन होर वधिया बन सके। महागठबंधन की बैठक पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ कहा कि आज की डेट में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वे महागठबंधन को लीड कर सके। गठबंधन की बात है तो एक टाइम था जब कांग्रेस ताकतवर थी, तो वो गठबंधन इस वजह से चला क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस की कोई अच्छी इतनी पोजीशन नहीं है कि वो उसको लीड कर सके, और दूसरा भी कोई नहीं है। और स्वयं कांग्रेस में ही इतनी गुटबाजी है। आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो हुड्डा साहब के खिलाफ हैं उन्होंने अपना गठबंधन कर लिया, तो यहाँ पार्टियों में गठबंधन चल रहे हैं। अपने के खिलाफ अपने लोग गठबंधन कर रहे हैं। तो जहाँ पार्टी की हालत ये हो कि वहाँ अपने आप अनुशासन नहीं है, तो वो दूसरे लोगों को साथ लेके कैसे चल सकेगी। तो ये एक शक के दायरे में, और खासकर ये जितने लीडर हैं सारे के सारे स्वयं पूरे अपना अपना तरीके से उनका पॉलिटिक्स करने की आदत है।
तो मुझे नहीं लगता कि ये सफलतापूर्वक चल सकता है। वहीं एनडीए की ओर से जेजेपी को बैठक का निमंत्रण देने पर शिक्षा मंत्री ने प्रतिक्रिया दी, सुनिए जरा। हाँ देखिए, हम इकट्ठे मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो केवल चुनाव की बात करते हैं, और बातें भी होती हैं, डेवलपमेंट की बातें भी होती हैं, विकास किस प्रकार से हो सकता है उसकी बातें भी होती हैं। कि ये सरकार अच्छी परफॉर्मेंस देगी तो लोग भी तभी सरकार को चुनते हैं, तो उन सारे विषयों में बात करते हैं। अगर उस सारे विषयों में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जेजेपी को गठबंधन निमंत्रण देना कोई अलग बात नहीं है, ठीक बात है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने महागठबंधन के मिलाप को लेकर कहा कि ये सबका अपना अपना स्वार्थ है। मूलचंद ने इस गठबंधन को ठगबंधन तक कह डाला। कई मरतबा इस तरह के जो गठबंधन हुए हैं यूपीए के, ये अपने अपने स्वार्थ हैं, और स्वार्थ में जब इनका समय आता है तो इससे बिखर जाते हैं। जब तक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में आम व्यक्ति इनको छोड़ गया, और कोई व्यक्ति नहीं चाहता जिस तरह से देश के 52 साल में जो इन लोगों ने हाल किया है वो सबको पता है। और मैं कहता हूं कि जिस तरह के हालात में देश गुजरा है, लोग ये चाह सकते हैं किसी का हित पूरा ना हो, आम व्यक्ति का, देश के 140 करोड़ लोगों का जो हित है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और ये कई मरतबा होंगे और ये कई मरतबा फेल होंगे। इस गठबंधन का कोई लाभ नहीं है, और ऐसे ये ठगबंधन है। एनडीए की बैठक में जेजेपी को निमंत्रण को लेकर मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में संगठन और सरकार अपना अपना काम कर रही है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा है संगठन में कि गठबंधन टूटेगा, लोगों के अपने व्यूज थे। हमने कहा सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगा, और संगठन अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। भाई संगठन है, बीजेपी अपना काम करेगी, जेजेपी अपना काम करेगी, और सरकार मिलकर हम चला रहे हैं। सरकार मिलकर चलाई है और संगठन की तरफ से उनको बुलाया है। संगठन है, जब संगठन ने तय किया, हर चीज संगठन तय करता है। कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी तो है नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं है, बापू बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटे की पार्टी नहीं है। ये देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और जिसमें तय करता है, संगठन करता है कौन कौन लोग इस संगठन रहेंगे और कौन कौन लोग इसमें संगठन में सहयोगी रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सारे को साथ लेके चलती। काबिले गौर है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की टक्कर का आगाज हो गया है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन बना लिया है। अब कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट। कुल मिलाकर दोनों तरफ से हुई इन बैठकों को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, और 2024 की सियासी जंग और ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है। राज की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे राज की बात। इजाजत दें, नमस्कार। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबिल कुछ है, और माल कुछ है।